बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जो आपने बजट सुना और उसके बाद पोस्ट बजट जो आपने चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश की होगी, आई होप कि आप उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए होंगे। रोज़ मेरे सामने कोई एक नई चीज़ आती है दो के मैंने कुछ देखा और समझने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आवाम की समझ में नहीं आ रही इस बजट को लेकर, और इस पे बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ इंटरव्यूज़ भी हमने वज़ीर ख़ज़ाना के देखे हैं जिस पे उनसे सवालात किए गए, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। अच्छा, जो हम कल से हुकूमती अखराजात की बात कर रहे थे, उसमें मैंने आज अखबार में ख़बर देखी जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं सुबह सुबह बताऊँ। हुकूमती अखराजात में इससे ज़्यादा कमी मुमकिन नहीं हो सकती थी, और जो अरकान असम्बली हैं, वज़रा हैं, उनकी तनख्वाहों में 2016 के बाद इजाफ़ा हुआ है। इसलिए ये जो इजाफ़ा किया गया है वो ज़्यादा लग रहा है, या फील कर रहे हैं इजाफा इतना हुआ नहीं है, ये कहा जा रहा है डायरेक्टली। और अगर जिसको भी एतराज़ है कि ये जो हमारी हुकूमती अखराजात है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये सिर्फ आपको लग रहा है, असल में ऐसा नहीं है, ये कहा गया है। और ये मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपकी गलत फहमी खुश फहमी दूर कर दी जाए। अच्छा जी, आज हमने स्टार्टिंग के अंदर बजट से हटकर कुछ बात करनी है, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। आपको पता है इंटरनेशनली भी पाकिस्तान इस वक्त ख़ासा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, और अमेरिका और जनूबी एशिया के दरमियान जो बढ़ती हुई हमें सफारती सरगर्मियाँ हैं, उनके तनाजुर में देखा जाए तो अहम पेशरफ देखने में आई है जब अमरीकी महकमा खारजा की जो तर्जुमान है टिमी ब्रूस, उन्होंने मसला कश्मीर के हल से मुतल्लिक सदर ट्रंप की जो उनका जो इंटरेस्ट है और मुमकिन किरदार पर इजहार ख्याल किया। और ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी हुक्काम से अहम मुलाकातें की, जिसमें न सिर्फ पाक अमरीका दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू भी हुई, बल्कि भारत पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी का एक तसलसल है, तनाज़ात है, उसके हल पर भी तबादला ख़याल किया गया। जो तर्जुमान है टिमी ब्रूस, उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि सदर ट्रंप जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसाइल हैं, बिलखसूस मसला कश्मीर को सुलझाने की ख्वाहिश रखते हैं, और अगर ट्रंप की क़यादत में ये तनाज़ा किसी हल की तरफ बढ़ता है तो ये जनरेशन्स पर मुहित जो कशीदगी है, ये ख़ात्मे की बुनियाद बन सकता है। ये बयानात किस हद तक इस बात की निशानदही करते हैं कि मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सिफारती मंजरनामे पर एक अहमियत इख्तियार कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। और इसके साथ साथ हमें पता है कि डेलीगेशन जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेरे क़यादत जो सारा मामला हुआ उसके हवाले से इंटरनेशनली लोगों को बता रहा है या कन्वे कर रहा है, और किस हद तक कामयाबी से कर रहा है, इस पे भी तज्जिया लेंगे। हमज़ा रफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमज़ा, सबसे पहले तो ये जो पेशरफ्त हुई है, ये जो अमरीकी महकमा खारजा की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो जंग बंदी का एक किरदार था जिसमें सदर ट्रंप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत शुक्रिया माला। देखें, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो वाशिंगटन की तरफ से कंसर्टेड अटेम्प्ट है कि किसी ना किसी तरह से जंग बंदी जो है वो सस्टेनेबल हो, क्योंकि हमें पता है कि नई दिल्ली के अंदर जिस किस्म की हुकूमत बैठी हुई है बीजेपी की, वो बेसिकली चाह ही ये रही है कि मतलब हाल ही में खबरें आई हैं कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद अटैक्स करने की भी जो है पॉसिबिलिटी है। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो अमेरिका ये नहीं चाहता, पाकिस्तान भी डेफिनेटली ये नहीं चाहता, और हम चाहते हैं कि जो डेकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है कश्मीर का, वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ अमेरिका भी इसके अंदर एक सालिसी किरदार अदा करे, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है उसके हवाले से पाकिस्तान ने तो हमेशा उस चीज़ को खुशामदीद की है, बट अगर हम भारत की अगर बात करें तो वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहता। अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम ट्वीट को देखें, जब ये पहलगाम वाला सारा मामला हुआ और जब भावलपुर के ऊपर और मुरीद के ऊपर हिंदुस्तान ने बुज़दिलाना हमला किया, तो वो जो ट्वीट था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये डेकेड्स लॉन्ग या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लॉन्ग डिस्प्यूट है,
ہم ان کی ہسٹوریکل نالج کو تو کوشچن کر سکتے ہیں، پر وہ اس ٹویٹ سے ہم اس چیز کو تنازع کر سکتے ہیں کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ریزالو ہو، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ریزالو ہو، ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کافی انپریڈکٹیبل قسم کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے، کیا وہ اسٹیٹمنٹس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو ایکشن. اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے لاس اینجلس کے اندر، واشنگٹن کے اندر، شکاگو کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں کہ ڈیپورٹیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو امریکہ اس وقت ڈومیسٹک پالیسی میکنگ کے اوپر زیادہ زور دے گا، بٹ پاکستان کی طرف سے ایک اہم پیش رفت ہے. ہم نے کبھی بھی امریکہ کو اس طرح سے پرائیورٹائز نہیں کیا جس طرح سے چین کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے، پر بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بیلنسڈ اپروچ رکھیں اپنے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. وہی ہم نے کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہ آپ کہہ سکتے ہیں ود ان سپرویژن جو ڈیلیگیشن گیا ہے امریکہ، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے اوپر جو ہے پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکے، اس ریلیشن شپ کو اس نتائج کے اوپر ہم لے کے جائیں کہ ایک میننگ فل، رسپیکٹفل، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایکول فوٹنگ کے اوپر ایک ریلیشن شپ ہو. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ریپبلکن کی جو ہاؤس کی جو آرمڈ سروسز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی کل، اور اس کے اندر جو ان کے ٹاپ جنرل ہیں ٹپ فرام دا ٹاپ سینٹ کام کے، انہوں نے پاکستان کے کردار کو بہت حد تک سراہا. انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر پاکستان نے ISKP کے آپریٹوز کو پاک افغان بارڈر سے پکڑا ہے، اور جنرل عاصم منیر نے واپس یہ بھی دعوت دی ہے کہ ہم اس فیوجیٹو کو، فیوجیٹو تو نہیں کہیں گے، اس پرزنر کو، یہ جو ٹیررسٹ ہے اس کو ہم واپس واشنگٹن DC بھیجیں گے. اس کردار کو بھی سراہا گیا ہے. جو کل کی جو آرم سروسز کمیٹی کی جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر اس چیز کو سراہا گیا. سو وی آر pushing all the right buttons right now. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ریٹرک جو ہے وہ ایکشن کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کو بھی اور سارے پاکستان کو بھی. اچھا حمزہ، آپ نے بھی امپورٹنٹ بات کی کہ ابھی تک جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے جو بیانات ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا پالیسیز ہیں، دے ہیو بین ویری انپریڈکٹیبل. اور ابھی ریسنٹ ٹائمز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کوئی بیان آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے نفی کی جا رہی ہے. یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، یہ وی آل نو کہ یہ کوئی اتنا ایزیلی سالو ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، بیکاز ہم اس سے بہت عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں. اب ہماری چونکہ ڈپلومیٹک چیزیں یا سٹینس بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اور ہم نے ویسے بھی ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے دنیا کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈو یو تھنک کہ انڈیا اس سارے معاملے میں جتنی ڈٹائی کا ان کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ ٹیبل پر بھی آنے کو تیار ہوں گے اگر امریکہ انٹروین بھی کرتا ہے؟ دیکھیے، آپ پوسٹ پہلگام اور پوسٹ جب ہم نے اسٹرائکس کیے، ہم نے ان کے طیارے گرائے، انہوں نے ہمارے شہروں کے اوپر اٹیک کیا، تو ارنب گوسوامی جیسے اینکرز کیا کہہ رہے تھے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ ان کو فار رائٹ اور ایک صحافی اگر نہیں مانتے، ششی تھرور جیسے سیزن پولیٹیشین جو تھرواننتھنا پورم کے اندر ان کی ایک ایکٹیو کنسٹیٹوئنسی ہے، جنہوں نے BJP کی پالیسیز کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا، ہندوتوا کو کرٹیسائز کیا، وہ جب اٹھ کے چلے جاتے واشنگٹن DC اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ کو یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی جو بون ہومی تھی، جو آپ کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ریلیشن شپ تھا، اس کے اندر کریکس ضرور آئے ہیں. کیونکہ انڈیا کی طرف سے یہ نیریٹو ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے انٹروین کرنے والا. ہماری طرف سے جو بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں، اور یہ اس چیز کو کورابریٹ آپ CIA کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ جو مارکو روبیو ہے ان کے اور ساتھ ساتھ جو دوسرے ریپرزینٹیٹیوز تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ اس مسئلے کا حل کیا جائے، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس امریکہ کو یہ آ رہی تھی کہ اٹیکس ہندوستان کے اوپر مزید ہو سکتے ہیں. ان کے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا. انہوں نے نریندر مودی کو پیشکش کی. نریندر مودی واز ناٹ ٹو ہیپی ود دا سیز فائر. تو ہم اس ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا نہیں چاہتا کہ امریکہ ایک ثالثی کردار ادا کرے. ان کے ریٹرک کو آپ دیکھ لیں، ان کے صحافیوں کو آپ دیکھ لیں، وہ کس قسم کی لینگویج استعمال کریں امریکہ کے حوالے سے. ششی تھرور جیسے جو بڑے سیزن پولیٹیشین میں ان کو سمجھتا تھا، کیونکہ بہت کم عمر میں انہوں نے PhD کی، وہ ایلوکوینٹ بھی بہت زیادہ ہے، ان کی ایک عزت بھی تھی پاکستان کے اندر. وہ جب امریکہ کے اندر جا کے کہہ دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ابیوز کرتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ثالثی کردار ادا کرنے والے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے سیز فائر کا. یہ ایک موقع پریزنٹ کرتا ہے پاکستان کو، جس کو ہم نے کافی حد تک کیش بھی کیا ہے، کہ ہم جائیں اور بات کریں کہ وی آر اے پیسفل کنٹری.
हम अपनी सॉवरेंटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. कश्मीर डिस्प्यूट हैज बीन लिंगरिंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन जो 2019 के अंदर हुई थी, उसको तकरीबन अगर आप गिनती कर लें ऑलमोस्ट 6 साल होने लगे. तो इसका मसला हल करना जो है पाकिस्तान और अमेरिका मिलके करना चाहेगा. पर दूसरी तरफ हिंदुस्तान, आई डोंट थिंक दे गोइंग टू कम ऑन टू द टेबल. वो बार बार इसी चीज का जिक्र करेंगे कि बायलैटरल डिस्प्यूट और हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे, जो वो नहीं कर सकते. जो वो नहीं कर सकते. अच्छा हमजा, अब मसला कश्मीर तो अपनी जगह पे मौजूद है ही, लेकिन दूसरी जानिब ये जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद पूरा एपिसोड हुआ है, इस वक्त जो पाकिस्तानी डेलीगेशन भी, जो कि अमेरिका भी गया, फिर ब्रिटिश उन्होंने जो हुकूमत है उनसे भी बात की और अपना जो स्टैंड है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट की, कितना इम्पोर्टेंट था. और डू यू थिंक कि ये जितने मोमेंटम से इस वक्त हम अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इसी मोमेंटम को हमें सस्टेन करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने दो के रास्ता इख्तियार किया है, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं था जैसा अब आया है. नहीं, ऐसा ही है. इसमें सस्टेनेबिलिटी इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आपने एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव उठाया है. आप अपनी अमेरिकी लॉ मेकर्स और लॉबीइस्ट के साथ आप जो है बातचीत कर रहे हैं, आप अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं. यूएस के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशंस को अगर आप देख लें, या पेंटागन का भी अगर आप टूर करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली एक बाजार है ऑफ आइडियाज़. वहाँ पे आप जाते हैं, अपने केस को पेश करते हैं. वहाँ पे जो पार्लियामेंटरीज कांग्रेसमैन है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बेसिकली यही चाह रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरह के ऐसा केस को हम उठाएं जिस तरह यूक्रेन का मसला है. इजराइल के ऊपर तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टांस रहा है अमेरिका का, पर अगर हम मुख्तलिफ मसाइल को अगर हम देखें कि चाइना के ऊपर एक उनका एक स्टांस है जो काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग है, बट वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कुछ प्रायोरिटी एरियाज होती हैं. पाकिस्तान को एज अ प्रायोरिटी ट्रीट करने के लिए जितने आप कह सकते हैं तेजी से और जितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम अपने केस को पेश करेंगे इन फ्रंट ऑफ द लॉ मेकर्स, तब जाके अमेरिकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस होती है. हिंदुस्तान की बात अक्सर एनालिस्ट ये पूछ रहे होते हैं और सहाफी भी पूछ रहे होते हैं कि हिंदुस्तान की बात को क्यों सुना जाता है. हिंदुस्तान की बात को इस वजह से सुना जाता है, इजराइल की बात को सुना जाती है, आर्मीनिया की बात को सुना जाता है. वो इस वजह से है क्योंकि द डायस्पोरा इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनमें से बहुत सारे जो है इंडियन ओरिजिन के, इजरायली ओरिजिन के या आर्मीनियन ओरिजिन के होते हैं. हमारे पास भी हैं, बट हमारे पास वो क्लाउड नहीं है. तो द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ इज ऑफिशियली हम जाए वाशिंगटन डीसी के अंदर एक आउटरीच करें और जिस आप कह सकते हैं तहम्मुल मिजाजी के साथ और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पाकिस्तान इस पूरे पहलगाम वाले और उसका जो ब्लो बैक आया था, उसका जो सारे एपिसोड को हमने हैंडल किया है, तो हमारे पास तो बड़ा एक स्ट्रांग केस है. और इंडिया के अंदर जिस किस्म की अकलियतों के साथ जो है जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर के साथ इंडियन फोर्सेस कर रही हैं इस वक्त, जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस कर रही हैं, वो तो सारे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच ने सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है इस चीज को. तो इंडिया इस वक्त उस तरह की वो करेंसी नहीं है और इंडिया ने अपने आप को खुद जो है ना अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है जब शशि थरूर गए वाशिंगटन डीसी और गोस्वामी की तरफ से, इस तरह के सहाफियों की तरफ से ये रेटरिक आ रहा था. इंडिया के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, बीजेपी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी. तो पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग केस, बट यस यू आर राइट कि माजी में हमने एक स्टार्ट जरूर लिया है. देखिए, याद रखना चाहिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान को देता है. हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यूएस एड का बहुत अहम किरदार है, हालांकि वो तो अब बंद हो चुका है काफी हद तक. तो अमेरिका विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. काउंटर टेररिज्म के हवाले से हमारे यहाँ से बहुत सारी तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पढ़ने के लिए एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री. मैं खुद वहां पे पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ कि दिस इज द वे टू गो अबाउट इट. हमारा केस स्ट्रांग है, बट सस्टेनेबिलिटी इज द की इन दिस सिचुएशन. सस्टेनेबिलिटी इज़ द की. और अभी आपने जो काउंटर टेररिज्म की भी बात की, इसका भी जिक्र किया है, जो अभी स्टेटमेंट आई है टिम ब्रूस की तरफ से. अच्छा हमजा, अभी जो आपने ख़ुद भी बात की कि पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका हमेशा से, एट द सेम टाइम इंडिया के साथ भी अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको बहुत अच्छा प्रोलॉन्ग लेकर चला है. और आपने भी ख़ुद भी मेंशन किया इन दोनों केसेस के अंदर हमारी एट द सेम टाइम चाइना के साथ बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन है और हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है. और हर मौके पे हमने देखा है कि चाइनीज़ हैज़ बीन देयर फॉर अस, बट एट द सेम टाइम अमेरिका और चाइना की भी आपस में इतने को अच्छे ताल्लुकात हम नहीं समझते हैं, जिस पे अब खैर थोड़ी बेहतरी आ रही है. तो ये जो एक खित्ते के अंदर ओवरऑल या हम इन सुपर पावर्स की जानिब जब देखते हैं तो इनका आपस का कॉन्फ्लिक्ट कहीं पाकिस्तान पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली?
नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि सफारती ताल्लुकात के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बाइनरीज नहीं होती। अब चीन चाहेगा, चीन ने आज तक हमें कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका के साथ आप कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप ना रखें। हालांकि अमेरिका ने जरूर कहा है, सीपैक के ऊपर जो $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर स्केप्टिसिज्म हुई। आपको याद होगा काफी साल पहले एलिस वेल्स आई थी और उन्होंने सीपैक के ऊपर काफी, आप कह सकते, धुआंधार तकरीरें करना शुरू कर दी थी, व्हिच वाजंट वेरी वेल रिसीव्ड इन इस्लामाबाद और बीजिंग। बट अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना चाइना का रिलेशनशिप है ट्रांसलेट्स इनटू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मैं वाशिंगटन में बहुत सारे पॉलिसी मेकर से बात कर चुका हूं, वो यही कहते हैं कि अगर सीपैक पाकिस्तान को बेनिफिट करता है तो अमेरिका को इससे खुशी होगी, कोई नाराजगी नहीं होगी इस चीज से। वो थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है सॉवरेन डेट के हवाले से, क्रेडिट रेटिंग्स के हवाले से, इस तरह की चीजों के हवाले से। वो तो श्रीलंका में भी कर चुके हैं, वो बांग्लादेश में भी कर चुके हैं, जहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। चाइना पाकिस्तान का अभी तक तो तनाव नहीं आया उस तरह से, हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, बट चाइना की तरफ से और ज्यादा रेटरिक जो है ना स्ट्रांग हो रहा है कि आप प्लीज सिक्योरिटी को बीफ अप करें। हमारे जो चाइनीज वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही है कि बलोच टेररिस्ट है, बहुत सारे और दहशतगर्द हैं जो इनको टारगेट करते हैं। अगर तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये होगा कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के कैंप के अंदर चला जाता है, तो जो इस वक्त नहीं गया हुआ, कैंप के अंदर चला जाता है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनता है, क्वाड के हवाले से हिमायत करता है, और चाइना का जो नैरेटिव है साउथ चाइना सी के अंदर, जो दाइयो आइलैंड, जैसे सिंकाकू आइलैंड जापान उनको कहता है, उसके ऊपर पाकिस्तान का स्टांस जो है वो चाइना से कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, तब जाके चाइना और पाकिस्तान के अंदर तनाव आ सकता है, और तब जाके अमेरिका और चाइना के अंदर भी तनाव आ सकता है। बट हमने इस वक्त बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखी हुई है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे माशी हालात कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। आपने अभी अपने इंट्रो में बजट का जिक्र किया, इसमें तो अवाम के लिए तो काफी कम रिलीफ है। तो एज अ मिडिल पावर इन साउथ एशिया हमें चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, अमेरिका के साथ भी। इनकी जो आपस में राइवलरी है वो साउथ चाइना सी के अंदर हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हो, क्वाड हो, ऑकस हो, जो मर्जी आप उसको कह लें, उसमें पाकिस्तान ना हिस्सा लेना चाहता है ना वो हिस्सा लेगा। तो मेरे ख्याल से बाइनरीज नहीं होंगी इस मामले में। इंडिया का इस वक्त अगर आप देखें, हैरानगी की तो बात नहीं है, उनके तो रिलेशनशिप चाइना के साथ भी खराब है और अमेरिका के साथ भी खराब है इस वक्त। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल इस पर बात कर रहे थे, और पाकिस्तान की जो सिफारती महाज के ऊपर एक जीत कह लें उसके हवाले से भी कॉमेंट कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हम बजट का जिक्र अब दोबारा से करेंगे। वफाकी बजट 2025-26 आप सबको पता है प्रेजेंट हो चुका है, मगर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला जो ज़राई शोबा है एक बार फिर नज़रअंदाज हुआ है। इस वक्त किसानों का सबसे बड़ा मसला जी पैदावारी लागत को कम करना और फसलों की कीमतों के तयन का नया निज़ाम है, लेकिन वफाकी बजट में इन दोनों मामलात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। कपास पर GST ख़त्म नहीं किया गया, ज़राई जो ट्यूबवेल्स हैं उनके लिए बिजली के नर्ख कम नहीं किए गए, और ना ही खाद की कीमतों में किसी बड़ी कमी का ऐलान हुआ है। हुकूमत की जानिब से गंदम और गन्ने की जो इमदादी कीमत है उसका पुराना सिस्टम उसको ख़त्म किया गया है, मगर इसके मुतबादिल कोई नया प्राइस मैकेनिज़्म भी मुतारफ़ नहीं करवाया गया, जिससे किसान जो है कह लें मौशी गैर यकीनी का शिकार हुआ है। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब फसलों की कीमत फ़रोख्त जो है वो आधी में हो चुकी है, और किसान तबके को खरबों का मजमूई खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़राई तरक्की के लिए जो मुकर्रर करदा 4.5% हदफ सिर्फ आदाद शुमार की हद तक फ़िलहाल लग रहा है, लेकिन अमली इक़दामात जो हैं वो किस हद तक हैं या नहीं ये तो हमें बेहतर तौर पर पता चलेगा। इस पस मंज़र में जी ये सवाल है कि आखिर हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से, किसानों के इस्तेहकाम के हवाले से और ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के हवाले से कौमी अहदाफ को किस बुनियाद के ऊपर हासिल करेगी। अशरफ मलगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मेरा सवाल इसी हवाले से है कि ज़राई शोबा आप समझते हैं कि इस बजट के अंदर जो पाकिस्तान का एक ज़राई मुल्क है जिस पे हम सब रिलाय करते हैं, किस हद तक तरजीह दी गई है, या हम जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बहुत दूर है?
جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ زرعی شعبہ ان دو شعبوں میں سے ایک میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی ریئل گروتھ میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے اور رول پلے کرتا رہا ہے. لیکن اس سال جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ حکومت نے اچانک سے فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت جو کسان کو ہے کہ وہ اس کی سپورٹ پرائس نہیں ملے گی، گورنمنٹ ان کی خرید نہیں کرے گی گندم کی فصل. جی تو اس میں ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے کسان کو کہا آپ کے ہم 39 پچھلے سال کی بات کرتا ہوں 3900 روپے مان 3900 روپے فی مان ہم گندم خریدیں گے. جب کسان نے اس امید پہ گندم انپوٹس خرچہ کر کے گندم کاشت کر لیا، آپ نے کہا جی ہم تو نہیں خریدتے، آپ نے کر لیں جو کرنا ہے. لیکن اس میں پھر زیادتی یہ ہوتی رہی ہے ماضی میں کہ جس سال تو گندم کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کسان کے گھر سے زبردستی گندم اٹھائی جاتی تھی. پچھلے سال کیا ہوا، کسان روتا پھرتا رہا، اس کی گندم کسی نے نہیں خریدی. حکومت نے جو 3900 روپے من کا وعدہ کر کے اسے گندم کاشت کروائی تھی، کسی نے 2200 روپے من بھی اس کو پیسے نہیں ملے. یہی صورتحال ابھی ہوئی ہے. اب اس پہ ہوا جو ہے کہ اوورآل جو ہے پر ایکڑ لاس گندم کے 1 ایکڑ سے زمیندار کو اپنی انپوٹس کے مقابلے میں آمدن میں تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے کا نقصان ہو رہا ہے زمیندار کو. جی تو اس صورتحال میں ایگریکلچر گروتھ کیسے ترقی کرے گا؟ تو اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوا پھر کہ جو اگر آپ پچھلے سال کے اعداد و شمار دیکھیں، جو کرنٹ مالی سال چل رہا ہے اس کے پہلے مہینے کے 10 مہینے کے جو اعداد و شمار آئے ہیں، اس کے مطابق جو بڑی فصلوں کی پیداوار ہے وہ 13.5% کم ہوئی ہے، گری ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے؟ اس کا رزلٹ تو زیادہ خطرناک ہے کہ وہ کہیں ہم کو گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے جائے، باہر سے نہ منگوانی پڑ جائے. اب گندم تو اگر باہر سے منگوائیں گے تو مہنگی منگوائے گی، لیکن حکومت کے پاس پھر یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے. ہم نے جو سبسڈی دینی ہے، زیادہ پیسے دینے ہیں، وہ پاکستان کے کاشتکار کو دینی ہے، جو بیرون ملک کاشتکار جسے ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں اس کو دینی ہے. اس سے بڑا ظلم پھر جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا تھا، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی کیا کہ ہم نے گندم منگوائی اس وقت جب ہمارے پاس گندم بہت زیادہ موجود پڑی تھی، ہمارے سٹاکس میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس کا ایک سکینڈل بنا. رپورٹس کچھ اس طرح کی ہوئیں کہ کیئر ٹیکر اور جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے تقریباً 300 ارب روپے کا کہتے ہیں کہ فراڈ ہوا، حکومت کے ساتھ فراڈ کیا گیا. اس کی انکوائری آج تک نہیں ہو سکی کہ ظلم کا کاشتکار کے ساتھ کس نے کیا تھا. بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہمارے گھر گندم پڑی ہے، ہم نے باہر سے منگوا لی ہے، اس پہ ایک سکینڈل بنا، 300 ارب روپے کی فگر آئی، 2 سال گزرنے کو ہیں، آج تک کوئی انکوائری نہیں، کوئی ذمہ داری کا تعین نہیں کہ گندم کس نے منگوائی تھی، کیوں منگوائی تھی اور کون اس نقصان کا ذمہ دار ہے. جی ان صورتحال میں ایگریکلچر سیکٹر کیسے ترقی کرے گا؟ جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے اشرف صاحب بات کی، لیکن دوسری جانب اب میں کپاس کی فصل کی طرف بھی آتی ہوں. جی ایس ٹی ختم نہ کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایفرٹ یا ایک کوشش کی گئی ہے کپاس کی بحالی کی کے حوالے سے کہ اس کو متاثر کرے گا؟ دوسری جانب جو ہم نے بجلی کے نرخ کی بات کی جو ٹیوب ویلز کے حوالے سے ہے، اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اور جس طرح ہم نے گندم میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ پرائسز انکریز ہوئیں اور وعدہ کرنے کے باوجود ان سے نہیں لی گئی اور نقصان ہوا کسانوں کا، اسی طرح یہ اس سے فصل کی لاگت میں اضافہ ہوگا اور پھر وہی بات ہے کہ گھوم پھر کر کسان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہماری 2 اہم جو کراپس ہیں گندم اور کاٹن تو ہماری کیش کراپ اس کو کہتے تھے کیونکہ ایکسپورٹ کرتے تھے ہم اس کو. اس کا ایریا آہستہ آہستہ کم ہو گیا. اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس دفعہ بھی اس کے لیے حل کے لیے کچھ نہیں کیا گیا کہ ہمارے سیڈ کی کوالٹی ٹھیک نہیں رہی. ہمارا جو فارمر ہے وہ پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ کاٹن کو اس نے کس طرح محفوظ کرنا ہے، کس طرح اس کو انشور کرنا ہے کہ اس میں دوسری چیز جب فصل تیار ہوتی ہے کپاس چنی جاتی ہے، کاٹن کس طرح پیور رہے. نہ ہمارے کاٹن کے سیڈز پہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے، نہ مجھے مستقبل میں اگلے بجٹ میں ریسرچ پہ کوئی بڑا اماؤنٹ پیسے کی رکھی گئی ہے، نہ ہی فارمر کی ایجوکیشن کے لیے کچھ رکھا گیا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ بھی ہوا کہ ہم جو کبھی کاٹن گروئنگ کنٹری سمجھے جاتے تھے، ہم شوگر کین گروئنگ کنٹری بن گئے. شوگر کین انڈسٹری ایسی آئی ہے، اس کو کبھی بھی کوئی نہیں روک سکا. اگر آپ 85 سے 86 سے آنورڈ دیکھیں، اس شعبے کو ہمیشہ پروٹیکشن ملی ہے حکومت کی طرف سے، خواہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اس کے نمائندے حکومت میں بیٹھے رہے ہیں.
हुआ रिजल्ट ये ग्रेजुअली हमारा कॉटन का रकबा कम हो गया, गन्ने का रकबा ज़्यादा बढ़ गया जी। जो बेल्ट फिक्स थी कॉटन के लिए साउथ पंजाब में, मुल्तान में, वहाँ भी शुगर मिल्स लगी, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज हम कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं। जब कॉटन बाहर से मंगवाते हैं ज़ाहिर है फिर हमें सरमाया चाहिए होता है, उसको हम वैल्यू एडिशन दे के उसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा इंपोर्ट पे खर्चा होता है वो तो हमारा बचाया जा सकता था अगर हुकूमत का फार्मर की बेहतर रहनुमाई करती। सबसे अहम चीज़ सीड की क्वालिटी हमारी ठीक नहीं है। जब सीड ठीक नहीं है उसके बाद से जो फसल होती है उसको मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं। स्प्रे जो मिलता है काश्तकार को कभी भी प्योर नहीं मिलता, बल्कि एक दफ़ा तो विहाड़ी में जो वाक़या हुआ था, किसी ने दिल बर्दाश्ता होकर वो जो जहर हम स्प्रे करते हैं फसल पी लिया था, उसको कुछ नहीं हुआ था। इतनी वो उसमें मिक्स होता है पानी वगैरह दूसरी चीज़ें। वो ये जो चीज़ें हुकूमत को देखनी पड़ेगी। लेकिन ये एक अफसोसनाक चीज़ जो है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इसमें कभी भी कॉटन को तरजीह नहीं दी गई, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी नहीं दी गई। हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में एग्रीकल्चर का एरिया नहीं रहा जी। इस दफ़ा भी आपने कहा, आज आप मार्केट देखें, इनपुट्स की प्राइस तो आपकी वही है जो पहले थी, उसमें कोई कमी नहीं हुई, कोई सब्सिडी नहीं दी गई, खाद की कीमतें कम नहीं की गई, जो पेस्टिसाइड उनकी कीमतें कम नहीं की गई, लेकिन जो प्रोड्यूस है काश्तकार की उसकी कीमत तकरीबन आधी रह गई है। ये अजाला कहाँ से होना है? बड़ा सेक्टर है हमारा, किसी ना किसी तरह हमारी 60% आबादी जो है ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। अशरफ साहब, फिर ये हुकूमत कैसे कह रही है कि ये जो बजट है इसमें अवाम दोस्त बजट है, किसानों के मसाइल के हवाले से भी उन्होंने एड्रेस किया, जबकि आपने ज़राई तरक्की का हदफ भी 4.5 अभी मुकर्रर किया है। तो इस बजट के साथ, इन इक़दामात के साथ, जहाँ पे आपने खाद का जिक्र किया, हमारी जो कॉटन का जिसे हम कैश क्रॉप कहते हैं उसका जिक्र किया, फिर आपने गंदम का जिक्र किया, और मेरी जब से मैं इस सारे मामले को अपनी इस करियर में मैंने हमेशा किसानों को सरापा एहतजाज देखा है। मैंने कभी उनको ये किसी साल नहीं सुना फसल के टाइम पे कि जी किसान मुतमईन है, उसको उसकी उजरत मिली है, उसका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली चल रहा है। हमेशा मैंने उसको इस हाल में ही देखा है। तो आप समझते हैं कि इस बजट में भी फिर उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ ये बातों की हद तक आवाम दोस्त या किसान दोस्त बजट कहा गया है? ये किसान दोस्त एक लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ी सपोर्ट करता हूँ कि ज़राअत जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, इस पर सूबों को ज़्यादा तवज्जो देनी है फेडरल गवर्नमेंट की बजाय जी। सूबों को इसको ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। लेकिन फिर भी जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होता है उसमें जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट है उस पर तो हुकूमत ने ही कुछ करना है, जैसे बीज बेहतर करना है, फसलों की क्वालिटी बेहतर करनी है, ज़मीन की क्वालिटी बेहतर करनी है, उसको पानी की सप्लाई इंश्योर करनी है। पानी की हमें हमेशा से शॉर्टेज रहती है, किसान अपना पानी खुद ज़मीन से निकाले, कुछ किसी भी तरीके से करे, वो खुद मैनेज करता है। लेकिन उस पर जो रेट्स हैं पानी के वो हुकूमत उससे वही लेती है जो 50 साल पहले होते जब वाफर मिकदार में पानी होता था। अगर आप देखें किसान क्यों सड़कों पर रहते हैं, दुनिया जहान में एग्रीकल्चर कहीं हाई इनकम नहीं होता, लो इनकम शोबा समझा जाता है। लेकिन पूरी दुनिया किसान को तहफ़्फ़ुज़ देती है इसलिए कि उसका सरमाया बचाता है, उसको खाने के लिए देता है, उसको खुराक मुहैया करता है। आज भी अगर खुराक मुहैया ना करें तो क्या बनेगा आपका जी। हमारी तो बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए है कि हम जो वाटर शॉर्टेज वाले एरियाज़ हैं उनमें आ रहे हैं दिन ब दिन। हमारे दरियाओं पे हमारा पड़ोसी भारत जो है वो दिन ब दिन पानी रोकने के, अब चुनाव पे पानी रोकने के मनसूबे बना रहा है। इस सूरत हाल में हमें तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए एग्रीकल्चर पे, लेकिन वो तवज्जो नहीं आ रही। आज भी अगर आप देखें किसी गांव में जाके देख लें जो उसकी सब्जियां हैं, फल हैं या दूसरी छोटी फसलें हैं जिसकी तरफ किसान ज़्यादा गया है, लाइफ स्टॉक की तरफ किसान ज़्यादा गया है, उनके पैसे उसको गांव में कितने मिलते हैं जब बाज़ार में शहरों में आके बिकते हैं कितने हैं? 100% से ज़्यादा का फ़र्क होता है जी। देहातों में कुछ नहीं मिलता लोगों को। जो मिडल मैन है, जो आड़ती है, उस बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैकेनिज़्म सूबाई हुकूमतों को इंश्योर करना पड़ेगा कि काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस के जो पैसे कहे हैं वो तो मिल जाएं। आज देखें किसान, आज का किसान परेशान है। बहुत बेशुमार आपको लोग मिलेंगे वो कहते हैं कि अगर हम अपनी पकी हुई तैयार फसल मंडी में लेके जाते हैं तो हमें नुकसान होता है, लिहाजा उस नुकसान मजीद नुकसान से बचने के लिए अपनी फसल हाल चला के खेत में ही दफन कर देते हैं ताकि उसका कुछ खाद की वगैरह की शक्ल में फ़ायदा हो जाए जी। मजबूर है किसान इस सूरत और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेशक वो सड़कों पे चीखते रहे, किसी ने नहीं पूछा। डटाई से हुकूमतें कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हमने कुछ नहीं करना जी, जो किसान खुद ही करे, हम इससे बाहर निकलने हैं।
अच्छा अशरफ बाहर साहब निकलने मेरा की एक आपने बात सवाल, ठीक की। अशरफ साहब मेरा एक सवाल जी। बीच में आप ऐड कर लीजिएगा। ये जो आपने रिसर्च का काम कहा कि जी दो के आप सूबे रिस्पॉन्सिबल हैं, पर वही बात है कि बाकी चीज़ों की रिसर्च बेस्ड काम होगा या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होगी या हमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो मामला है फेडरल ने ही देखने हैं, राइट। इसके हवाले से भी हमें कोई खातिर खा इकदाम होते हुए इस बजट के अंदर तो नज़र नहीं आ रहे। ये एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वही जब कन्वेंशनल तरीका है, मैं बार बार कहती हूँ एग्रीकल्चर का, तो फिर हम कैसे इन सारी अपने क्रॉप की जो आउटपुट है या वैसे भी मामलात को बेहतर कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहाँ दुनिया भर में हो रहा है, हमारा किसान अभी भी उन्हीं कन्वेंशनल तरीक़ों से काम कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक हम अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उनको फंड्स नहीं देंगे, उनको तैयार नहीं करेंगे रिसर्च करके क्वालिटी बेहतर करने के लिए, फसलों की काश्तकार बेहतर करने के लिए, बागात की काश्तकार बेहतर करने के लिए, हम गंदम पे ज़्यादा रह जाते हैं। हमारा आम कितना ज़ाया होता है, हमारे गिलगित बिल्तिस्तान में फ्रूट कितना ज़ाया होता है, जिसमें बहुत महंगे फ्रूट हैं। हमारे बलूचिस्तान से चरगोदा किस तरफ जा रहा है, किस तरह उसके बागात के तबाही फेरी जा रही है, इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन तवज्जो मैं हमेशा शाकी रहा हूँ मुस्लिम नून की हुकूमत का कि एक इस पे तवज्जो नहीं दी जाती इसके दौर में हमारे एग्रीकल्चर के शोबे के। एक बिल्कुल मैं सच्चा वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में एक बहुत महंगी जगह पे PARC की दफातर है और जगह बनी हुई रिसर्च के लिए, इसको हम पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहते हैं। बहुत कीमती जगह और बहुत अहम जगह और खासा रकबा उसके लिए मुख्तस है। गो कि उसमें रिसर्च का काम नहीं हो रहा, लेकिन वो एलोकेट बाकायदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर हुई है। जब 2013 से 18 हुकूमत थी मुस्लिम नून की, जहाँ के एक अहम मुस्लिम लीग के रहनुमा ने, जो अब वजीर भी हैं शायद, उन्होंने कहा था कि इस जगह को ख़त्म करके कैंसिल करके जहाँ हाउसिंग कॉलोनी बना दें। ये तवज्जो है हमारी हुकूमत की और उनको सीरियस थॉट दी जा रही थी। वो तो पूरे का पूरा मीडिया इनके पीछे पड़ गया, तनकीद होने लगी, क्या कर रहे हैं आप, रिसर्च को ख़त्म करके आप हाउसिंग कॉलोनी बना के पैसे कमाना चाह रही है हुकूमत। ये क्या रवैया है हुकूमत का। इसके ज़ाहिर क्या होता है, कभी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही ज़रूरी शोबा। कहते हैं बाहर से मंगवा लेंगे, कहाँ से बाहर से मंगवा लेंगे, वे आपके अपने किसान का क्या बनेगा। बाहर से मंगवाने के हर चीज़, हम कौन कौन सी चीज़ बाहर से मंगवाई जाएंगे। हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हम चीनी बाहर से मंगवाते हैं, हम गंदम हमें बाहर से मंगवाते रहे हैं जब तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की थी। उससे पहले हमेशा हम इम्पोर्ट करते थे। अब सूरत हाल फिर वही बनती जा रही है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है पाकिस्तान में, इसको हमको ना सिर्फ के ज़रिए मशीनरी बहुत जदीद देनी पड़ेगी, हमको काश्तकारी को, हमारे फार्मर को एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो नहीं है इस वक्त नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अर्ज करता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, जिस तरह हम फ्लड इरीगेशन करते हैं, दुनिया जहान में आजकल ये सिस्टम नहीं रहा। हमारे पास पानी पहले ही कम है, लेकिन फ्लड इरीगेशन से बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है, उसको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। जी थैंक यू वेरी मच अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अशरफ मुलगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, मौजूदा बजट में जो ज़राई शोबा उसके हवाले से अपना कॉमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अब कराची का रुख करेंगे, जहां पर सिंध हुकूमत ने जी शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात जो कि कानून शिकनी पर काबू पाने के लिए मोटर व्हीकल्स कवानीन में नुमाया तरमीम कर दी हैं। वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वन वे की खिलाफ वर्जी, बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना, वन व्हीलिंग करना, गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। और नई तरमीम के तहत जो रॉन्ग वे पे गाड़ी है चलाने पर 1 लाख रुपये, सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपये, जबकि मोटरसाइकिल पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। इसके अलावा जो चिंची रिक्शे हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और ई चलान का जो नफाज है, जिसमें गाड़ियों में कैमरे, ट्रैकर, इन सबको करना, इनकी तनसीब करना, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी शराइत में जो इसमें अहम इकदाम किए गए हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कब से आयद होगा ये सारा मामला, और ये जो जुर्माने हैं वन वे पे 1 लाख रुपया जुर्माना है, मोहम्मद रज़ा वाकई ये 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा?
जी बिल्कुल, जो कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर चालान्स किए जा रहे थे, क्रैक डाउन किया जा रहा था, उसका अब दूसरे मरहले का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दूसरे मरहले में अब टिकटिंग चालान जो है वो किए जा रहे हैं और इसका बाकायदा आगाज़ जो है जल्द किया जाएगा। इस हवाले से हुक्काम का ये कहना है कि ख़ुसूसन इस वक्त शहर के अंदर जो है फैंसी नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जा रहा है, क्योंकि फैंसी नंबर प्लेट्स की जो मोटरसाइकिल्स हैं पहले मरहले में उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जा रहा है। जो सरकारी पैटर्न पे नंबर प्लेट्स हैं उसको जो है बनाने की हिदायत की जा रही है। अगर उससे हटकर पैटर्न से जो भी नंबर प्लेट्स हैं वो मोटरसाइकिल्स को ज़ब्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स को ज़ब्त किया गया था, उनके चालान भी किए गए थे और जो कंपाउंड है वहाँ पर मोटरसाइकिल्स को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको जो प्लेट्स नंबर प्लेट्स हैं वो सरकारी पैटर्न पे बनानी होगी, वो आपको वहाँ जाके दफातर में शो करनी होगी। इसके अलावा जो आपके नाम पर अगर मोटरसाइकिल है तो तमाम तर उसके डॉक्यूमेंट्स भी तलब किए जा रहे हैं। उसके बाद शनाख्ती कार्ड, तमाम एक जो है प्रोसेस काफ़ी सख्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरी भी जो अमल करते हुए इस तमाम तर चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। अच्छा रज़ा, मेरा सवाल वही का वही है, मैं जानना चाह रही हूँ कि जो वन वे की खिलाफ वर्जी है, फिर चिंची रिक्शों के हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये इन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ई चलान के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन कराची के अंदर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। इवन लाहौर में तो है ही है, मैं कराची में चूँकि इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पर तो वन वे की खिलाफ वर्जी हो, सिग्नल तोड़ना हो, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए डू दे हैव इनफ रिसोर्सेज, जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस? जी आपने ये बिल्कुल सही कहा कि रिसोर्सेज जो है काफ़ी कम है, क्योंकि पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं है और आम हमारी रूटीन है कि हम रॉन्ग वे भी जा रहे होते हैं, सिग्नल्स भी तोड़ रहे होते हैं। यही वजह है कि तमाम तर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये कानून साजी भी की जा रही है, उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ को बाकायदा खुद भी मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिल्स हैं जब्त किए जा रही हैं। ये दूसरे फेज़ में फिर इसी तरह गाड़ी वालों का नंबर भी आएगा और जो ये चालान किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब इस पर और मज़ीद सख्ती की जाएगी। ख़ुसूसी तौर पर जो लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो मोटरसाइकिल वालों का 25,000 का चालान किया जाएगा और इसी तरह गाड़ी वालों के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो उनका 50,000 का जो है चालान किया जाएगा। और इस ख़ुसूसी तौर पर जो चिंची रक्शे हैं, 2 नशिस्तों के जो रक्शे हैं, सिर्फ उन्हीं पर जो है इजाज़त होगी। इसके अलावा 4 नशिस्तों के जो चिंची रक्शे हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इसके बरक्स भी चीज़ें देखने में हमें नज़र आ रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारी शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं, ख़ुसूसी तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि इनको जो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरी है। अफसरान को देखना पड़ेगा कि कौन रिश्वतखोरी का बाजार किसने गर्म किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमें शिकायतें इस तरह मौसूल हो रही हैं कि चालान का बताकर डराया जा रहा है और वहाँ रिश्वत वसूल करके और शहरियों को छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि अगर उस पर सख्ती नहीं होगी, इम्प्लीमेंट कराना उसको लाजमी करार दिया जाए, उसको देखा जाए और इसी वजह से तमाम तर कानून साजी जो की गई है वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकेगी। जी ठीक हो गया। अच्छा रज़ा, आप मुझे ये भी बताइएगा इन द एंड कि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया और ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है गाड़ियों का, ये बड़ा ज़रूरी है और लाहौर के अंदर भी अब खैर ये तो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ तो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए हैं। आप बताइएगा कराची में इस हवाले से क्या मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं? जी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो गाड़ियां हैं तो थर्ड पार्टी से उनकी जो है फिटनेस कराने का जो है बाकायदा अहकाम दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको देखे ग्राउंड रियलिटी इसको अगर देखा जाए तो उसकी बहुत सारी चीज़ें बरक्स भी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर जैसे चिंची रक्शों की बात हो रही है कि बहुत सी शाहराहों पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन वो चिंची रक्शे इस वक्त भी चल रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स की बात हो रही है तो ये भी देखा जाए कि फैंसी नंबर प्लेट्स कहाँ पर बन रही हैं। काले शीशों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो काले शीशे
जो है टिंटेड जो गाड़ियां हैं वो शीशे अभी भी जो मार्केट्स में बासानी आप लगा सकते हैं। हूटर्स की बात हो रही है तो वो हूटर्स बासानी मार्केट्स में आप जाएं आपको बासानी हूटर्स भी मिल जाएंगे। तो उस जहाँ से चीज़ें बनना शुरू हो रही हैं उसके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए। ना वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी ना वो शहरी उसका इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि ख़ासतौर तौर पर जो आम तासुर पाया जा रहा है, जो आम शहरी ये सवाल उठा रहा है कि गरीब की जो सवारी है मोटरसाइकिल उसी को कोई निशाना बनाया जा रहा है। किसी मिनिस्टर या बड़े कोई ताकतवर बंदे को उसके भी तमाम तर वीडियो सामने आनी चाहिए कि किसी मिनिस्टर या किसी बड़े किसी ताकतवर को उसके खिलाफ भी आपने कार्रवाई की है। आप शहर में आप घूमें तो टिंटेड जो आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, फैंसी नंबर प्लेट्स नज़र आएंगी, लेकिन आम जो गरीब की सवारी है उसको जो है निशाना अभी तक हमने देखा है कि बनाया जा रहा है। तो हकाइक कुछ बरक्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसको ज़रूरी है कि इंसाफ का तकाजा एक रखा जाए, सबके खिलाफ जो है जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ जो है कार्रवाई ज़रूरी है। जी थैंक यू वेरी मच मोहम्मद रज़ा, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से बता रहे थे। मोहम्मद रज़ा कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जी। अब सिंध जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात की जाएगी। और आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, जिसका पर्पस यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इसके साथ साथ जो मासूम बचपन है उसको मुशक्क़त की ज़ंजीरों से भी आज़ाद करवाया जाए। पाकिस्तान में जी चाइल्ड लेबर एक बहुत मेजर इशू है। लाखों बच्चे जिन्हें स्कूल्स के अंदर होना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से काम करना चाहिए, वो मुशक्क़त करने पर मजबूर है। और ना सिर्फ अपनी तालीम से महरूम है, बल्कि इनकी जो हेल्थ है, इनकी जो नशो नुमा है, इनकी जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है जिसे हम खुद एतमादी कहते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व है, वो सब मुतासर हो रहे हैं। अगरचे हुकूमत जी मुख्तलिफ अदवार में चाइल्ड लेबर के हवाले से कवानीन और पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाई हैं, लेकिन किस हद तक उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है वी ऑल नो दैट। काम हुआ है, लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा नंबर है बच्चों का जो स्कूल से बाहर है, जो कि एजुकेशन, हेल्थ, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका बेसिक राइट है। और ये राइट उनको ना मिलना कितना बड़ा और मेजर इशू है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ साजिद हफीज़ साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया जा रहा है और दुनिया भर में चाइल्ड लेबर को लेके एक मेजर कंसर्न मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है। आप क्या समझते हैं इस इशू के हवाले से ओवर टाइम कोई चीज़ें बेहतर हुई हैं या नहीं, हम मज़ीद वर्स हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी तमहीदी गुफ्तगू में आपने बताया भी कि अगरचा हर आने वाला नया साल और नई तजदीद और नए तरीके से हम जो अहद व पैमा कर रहे होते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, और उसमें जो हमारे बुलंदबाग दावे और वो कोशिशें, अगरचा उसमें कुछ हद तक हकीकत मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ कोप करना मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी तो है बहैसियत इंसान हमारी कोई इंसानियत की ज़िम्मेदारी भी है। हम जब महज़ब मुआशरों का कंपैरिजन करते हैं ऐसे मुआशरों के साथ जिसमें हम रहते हैं, आई मीन टू से थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो देखिए वहाँ हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। तो जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है बहुत सारे मामलात में, वहाँ अफराद की भी ज़िम्मेदारी है वो इस पर काम करें। लेकिन देखने में ये आया है कि चैलेंजेस क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए वो सारी लेजिस्लेशन, वो इस्लाहात, जो रिस्ट्रक्चरिंग की जो ज़रूरत होनी चाहिए वो उस अंदाज में उस तरह नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर मज़ीद बेहतरी के लिए और कोशिशें करनी चाहिए ताकि इसमें अच्छा रिजल्ट हम ले सकें। अच्छा, इसमें आप इश्यूज क्या समझते हैं साजिद हफीज़ साहब के हमारे जो इस सारे चाइल्ड लेबर जिसको हम ओवर टाइम कह रहे हैं कि मसला है, इसमें गुर्बत एक फैक्टर है या हम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों का इन्वॉल्व ना होना है, या उसके अलावा जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद है उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, जो चैलेंजेस एज अ स्टेट भी लोगों को फेस करना पड़े हैं। हम
पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल पे तो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर इक़दामात तो हुकूमत ने ही लेने हैं ना। चैलेंजेस उनके लिए आप क्या समझते हैं, क्या है? जी, कलेक्टिव तौर पे मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आप इज्तिमाइयत की बात कर रहे हैं, देखिए माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें ये माइंडसेट जो है, हमें गुर्बत के एतबार से भी, हमारे तलीमी ढांचे के एतबार से भी और गवर्नमेंट के हलकों में भी हमें इस बात का शऊर उजागर करना होगा कि ये वक्त की ज़रूरत है। और जो ऐसे बड़े महरूम किस्म के बच्चे जो कि अपनी सेहत के एतबार से और अपने तालीम के एतबार से अपने मामलात को बेहतर अंदाज में चला नहीं सकते, उन पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये माइंडसेट पे काम नहीं होगा, ये माइंडसेट ही है तो जो आपको शऊर देता है, ये माइंडसेट है जो आपकी काउंसलिंग पे मदद फराहम करता है, जो कोचिंग पे आपको लेके आता है, जो आपको मैनेजिंग स्किल सिखाता है, जो आपको मेंटोरिंग स्किल सिखाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगरचे गुर्बत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बहुत कलीदी किरदार अदा कर रही है। और ये कहना इंतहाई ज़्यादती और गलत होगा कि गुर्बत का कोई इससे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। गुर्बत का बराह रास्त ताल्लुक़ है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, वालिदैन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको ये शऊर देने की ज़रूरत है। गुर्बत अपनी जगह मौजूद है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ हद तक कामयाब है और कुछ हद तक नाकाम है, लेकिन हमें खुद भी सोचना है कि हमें बहसीयत कौम, क्या इन बच्चों को जिनको मैंने पाला है, जिनको मैंने पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे वो नेमत अता की थी और मैंने उनको गलियों का बिल्कुल हिस्सा बना दिया। लेकिन साहिर साहब, इसमें एक फैक्टर ये भी है ना कि आपने कहा कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क्लास है जिसके ये माइंडसेट मौजूद है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतना ज़्यादा कमा के घर के अंदर लेकर आएंगे। और ये माइंडसेट अभी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली आबादी कंट्रोल करने के हवाले से भी हमारे मुल्क के अंदर कोई इक़दामात नहीं है। बिकॉज पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज उसी रफ्तार से कम हो रहे हैं। और बच्चों को, स्पेसिफिकली यूथ को, क्योंकि ज़ाहिर एक जनरेशन है और वो चलती आ रही है, जब तक हम उसको एजुकेशन नहीं देंगे तब तक कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये मशहूर कहावत है कि चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए, हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे घरों के मामलात में इस कदर ख़राबी पैदा हो चुकी हैं कि एक तरफ हमारे मुआशी हालात इतने अबतर होते जा रहे हैं, हमें खाने पीने के मामलात में बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके बरक्स हमारे बच्चों की जो मामलात हैं, जिस तरह आपने इशारा किया है, यकीनी तौर पे ये लम्हे फिक्रिया है कि एक जो ओवर पॉपुलेशन है एक ऐसे मुल्क में जहाँ गुर्बत की इंतहा है, जहाँ बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हैं, वो बच्चे जो कि ना सिर्फ चाइल्ड लेबर तो टैग है, चाइल्ड लेबर के पीछे जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सेक्सुअल हरासमेंट है, जो उनके साथ जेंडर इनइक्वालिटी है, और जो उनको बच्चा समझ के जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, उनकी बुलिंग की जाती है, अब्यूजिंग रवैया अख्तियार किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली वो सारे पहलू जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ये इंतहाई ज़रूरी हैं और इन पे काम करने की ज़रूरत है। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब एक कलेक्टिव एफर्ट होगी। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये ट्रायंगल है, गुर्बत को एक तरफ ले लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक तरफ ले लीजिए, और मैं बहसीयत फ़र्द एज ए पेरेंट, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने चादरों को देखते हुए अपने मामलात को चलाऊं। मुझे किसने कह दिया कि मैं इस सिलसिले को इतना बढ़ा दूं? लेकिन अभी ये माइंडसेट चेंज कैसे होगा? क्योंकि हम उस तबके की बात करें जो एजुकेटेड है नहीं, और हमें उन्हें अवेयरनेस देनी है। ये एक इतना बड़ा चैलेंज है कि बच्चे एक तरफ स्कूल से बाहर हैं, गुर्बत अपनी जगह है, लेकिन ये जो माइंडसेट है, दिस इज़ द इशू। बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी को एक हद तक समझा सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर हैज़ टू बी अ स्टार्ट। देखिए, इसका बेहतर हल तो ये है कि एक तो कैंपेन है, एक तो मैस कैंपेन है। हमें डोर टू डोर जाके इन लोगों से रब्ता करना होगा, इनसे बातचीत करनी होगी, इनके साथ ताल्लुक़ बनाना होगा, नेटवर्किंग डेवलप करनी होगी, और इनको आगाह करना होगा कि इसके नुकसानात क्या हैं। एक सेहतमंद मुआशरे के अंदर बच्चों की तालीम कितनी ज़रूरी है, एक सेहतमंद मुआशरे के अंदर बच्चों की तालीम और उनकी सेहत के एतबार से एक अच्छा माहौल कितना ज़रूरी है। जब तक आप वो माहौल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, देखिए ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बच्चे हमारे हैं। हम जब इन बच्चों को देखते हैं भीख मांगते हुए या इन बच्चों को देखते हुए छोटे छोटे काम करते हुए, तो दिल खून के आंसू रोता है। तो मेरा ख्याल है इस माइंडसेट के लिए हम तमाम को किसी न किसी एतबार से कोशिश करनी होगी, और इसकी बेहतरीन कोशिश है कैंपेन। उसकी दूसरी कोशिश है आप फर्दन लोगों से रब्ता कीजिए, उनसे मिलिए, उनको बताइए इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और किस तरीके से हम एक बेहतरीन मुआशरा
موجود میں لا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. بس اوقات یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہوتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ کی نیٹ ورکنگ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ہمیں اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک واحد طریقہ ہے کہ لوگوں کو یہ جو ورڈز آف ماؤتھ ہیں جو انتہائی ضروری ہیں, میری آپ سے ملاقات ہے, آپ کی کسی اور سے ملاقات ہے, جب یہ چین چلنا شروع ہو جاتی ہے تو کمپین کا آغاز ہو جاتا ہے, یہ شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کسی میکینک کی شاپ پہ جاتا ہوں, میں کسی بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے اندر کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں وہاں سوالات پیدا کروں, میں ان سے پوچھوں ہاں جی اس بچے کو آپ نے اپنی دکان پہ رکھا ہوا ہے, اس بچے کے معاملات کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں, اس بچے کو صاف پانی ملتا ہے. دنیا میں جب آپ انٹرنیشنلی چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو SA8000 سوشل اکاؤنٹیبلٹی 8000 کا سٹینڈرڈ موجود ہے, ریپ ورلڈ وائڈ رسپانسیبل اپیرل پروڈکشن کا قانون موجود ہے, SA8000 کا قانون موجود ہے, انوائرمنٹ یعنی کہ چائلڈ لیبر, یہ ڈسکریمنیشن. جب آپ کوئی چیز بزنس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ان میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہترین کمپین کی ضرورت ہے اور ورڈز آف ماؤتھ کی ضرورت ہے. یہ جو چائلڈ لیبر قوانین ہیں, جیسے آپ نے بھی ورک شاپس کا ذکر کیا ہے, ایون ہماری ڈومیسٹک ہیلتھ میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈومیسٹک ہیلتھ پہ رکھتے ہیں اور بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہے. ایون فیوڈرل علاقوں کے اندر تو لوگوں کی نسلیں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ذرا زیادہ فورسفلی امپلیمنٹ کرانا پڑے گا؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ بینگ اے ٹرینر, میں نے پورے پاکستان میں جب ٹریننگ میں کرواتا ہوں تو مجھے اس بات پہ بڑی پین ہوتی ہے کہ سٹیزن شپ پہ ٹریننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, سیوک سینس کے اوپر ٹریننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں کسی ادارے کا نام لوں جہاں سیوک سینس پہ ٹریننگ ہو رہی ہے, جہاں سٹیزن شپ پہ ٹریننگ ہو رہی ہے, اور بڑا ایک بہترین انداز میں جو آپ نے اشارہ کیا فیوڈل سسٹم. یس, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے آپ نے یہ چیز مجھے بتائی کہ میں اس پہ بات کر سکوں. یہ جگیردارانہ نظام, یہ جو ہمارا یہ چودراہٹ ہے, جو ہمارا یہ فیوڈل سسٹم ہے, اور مجھے اس میں اور ایڈ کرنے دیجیے گا ایلیٹ کا نام لے کے جو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو مشقت والے انداز میں زبردستی لے کے آتے ہیں, اپنے گاڑیوں کی ڈکیوں میں بٹھا کے لے کے آتے ہیں. ہم انسانیت کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کیونکہ ہم چھپ جاتے ہیں, ہمارا اثر و رسوخ ہے معاشرے کے اندر, ہم وہ چیز کو ڈسکلوز نہیں ہونے دیتے, وہ ایکسپوز نہیں ہوتی. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے پہلو ہیں اور یہ بڑی تکلیف دیں. یہ وڈیرا سسٹم کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے ہمارے ڈیفرنٹ صوبوں میں ڈیفرنٹ سسٹم پائے جاتے ہیں, کہیں چودراہٹ ہے, کہیں وڈیرا سسٹم ہے, اور ایک مخصوص میں اشارہ کر رہا ہوں ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کہ ایک بڑے منظم طریقے سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے لیکن وہ چھپ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم کس نہ کسی انداز میں اس کا کہیں نہ کہیں اس کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیے الٹیمیٹلی اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اس مستقبل سے کھیل رہے ہیں, ہم ان کی تعلیم سے کھیل رہے ہیں اور ان کی خوراک سے کھیل رہے ہیں, اور ہم اللہ کے بھی مجرم ہیں اور ہم اخلاقی طور پہ بھی زوال پذیر ہیں. ہم جب کمپیریزن کی بات کرتے ہیں, مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیے وہاں سوسائٹی بھی اپنا رول پلے کرتی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے, گورنمنٹ کی پالیسیز تو ایک طرف ہیں, گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, آپ بھی اس پہ ہیں, میں بھی اس پہ ہوں, ان کا حق بنتا کریں, لیکن کیا میری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ جس شعور کی ہم بات کر رہے ہیں, مائنڈ سیٹ. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں ساجد صاحب, ہم ایز اے نیشن انفارچونیٹلی مجھے بڑا ایک تلخ جملہ استعمال کرنا پڑا, ہم ڈنڈا جب تک کوئی ہمارے سر پہ لے کے کھڑا نہیں ہوتا ہم کوئی کام نہیں کرتے, چاہے سڑکوں کے اوپر ہے, چاہے قوانین عام روٹین کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کام بھی ہمیں اسٹرکٹنس کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کو امپلیمنٹ کرانا پڑے گا اور سختی کرنی پڑے گی, تبھی ہمارے یہ جو ایلیٹ جس کا آپ نے ذکر کیا, جاگیردارانہ نظام کی بات کی, بہتر ہوگا. لیکن اب وہی بات ہے کہ انفلوئنشل لوگوں کے آگے سب بے بس ہیں. بڑی بدقسمتی ہے, اگرچہ یہ کوئی بہترین انداز نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہے, ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا. ہم جسے آپ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, ہماری بدقسمتی ہے. ہم نے یہ چیز مان لی ہے کہ جب تک ہمیں بائی فورس ہمیں کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جائے گا ہم نہیں کریں گے. اب اس کی مثال ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ہم ٹریفک سگنل کی کتنی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اس کے مقابلے میں کوئی سارجنٹ کھڑا ہو تو ہمیں اس کا خوف ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی سارجنٹ موجود نہ ہو تو ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں. تو یہی معاملہ ہمارے سارے معاملات میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سختی کے ساتھ ان قوانین کو, ان قوانین میں ریسٹرکشن کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے ان قوانین کے اندر ہم کیوں نہیں متبادل ارینجمنٹ فراہم کر رہے ہیں ان والدین کو جن کے بچے غربت کا شکار ہیں. چل ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا نہیں کرنے چاہیے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں مائنڈ سیٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں
ہم ان کو متبادل نظام کیا دے رہے ہیں. اگر کسی شخص کے 2 یا 3 بچے ہیں اور اس کو کھانے کے لالے بنے ہوئے ہیں تو اس کے لیے متبادل نظام کیا ہے؟ لوگ خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں متبادل نظام پہ بھی کام کرنے کی اتنی ضرورت ہے. متبادل نظام پہ کام کرنے کی ضرورت. تھینک یو ویری مچ ساجد حفیظ صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آج ورلڈ ڈے اس حوالے سے کہ بچوں کی جو چائلڈ لیبر ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس کا دن ہے, اور آج ہم نے اسی حوالے سے بات کی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جی قوانین کے اوپر امپلیمنٹ کرانا, اور ایز اے مائنڈ سیٹ جو سوسائٹی کا ہے اس کو کریکٹ کرنا, اور اس کے لیے ایفرٹ یا کیمپینز کو پٹ کرنا. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. کل نا مجھے ایسے ہلکا سا فلو فیل ہوا اور مجھے بڑا کنسرن ہوا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ, کیونکہ میں اپنے کے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے سن رہی تھی کہ نزلہ, زکام, تھروٹ انفیکشن, اس کے علاوہ جو تیز بخار ہے, یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سمٹمز دیکھے جا رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں, اور ہاسپٹلز میں بھی اس حوالے سے رپورٹس آ رہی تھی کہ جی لوگوں کو بہت سویئر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایکسپرٹس تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عام وائرس نہیں ہے بلکہ کووڈ وائرس کی ایک نئی قسم ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن میں نے بھی کل اپنی ٹیم کو کنسرن کا اظہار کیا تھا. سو آئی تھاٹ کہ آج انہوں نے اسی حوالے سے اس ٹاپک کو بھی رکھا کہ ہم اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبیہ عثمان موجود ہیں, جنرل فزیشین ہے, اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. گڈ مارننگ, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. ڈاکٹر روبیہ, یہ ہم خدا نہ خواستہ کووڈ کے حوالے سے بڑے کنسرن ہیں. اب ذرا سا بھی کچھ اس طرح کا ایکسٹریم چیزیں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں ایک وہم سا آتا ہے کہ واقعی کوئی کنسرننگ چیز تو نہیں ہے. سو ذرا ہمیں بتائیے گا, یہ آج کل جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں نئے وائرل انفیکشنز کے, کیا یہ زیادہ میجر یا سویئر ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ؟ Thank you for having me, Urmila. So basically, you're not wrong there. یہ وائرس پھیل تو رہا ہے and we do see a lot of cases. And ایک اور جو common چیز ہم نے اس میں دیکھی ہے وہ یہ کہ یہ صرف ریسپریٹری سسٹم کو افیکٹ نہیں کرتا, یہ آپ کے گٹ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. So people are having vomiting کے symptoms, food poisoning کے symptoms, اور اس موسم میں وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ you can get dehydrated very quickly. Having said that, cases کے corona test itself جو ہے somewhat positive آ رہا ہے, not 100% positive. Okay. So it could be that it's just a flu virus, or it could be it's a variant of COVID that's not detected by the test. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر روبیہ, مجھے یہ بھی بتائیے گا, ابھی جیسے آپ نے خود میں کہا اٹ مائٹ بی کووڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بہت سارے انفیکشن ہم اپنے گرد ود ٹائم ہوتے ہیں, ایون ہم نے جب کووڈ بھی ہو رہا تھا تو ہمیں نزلہ, زکام, فلو عام روٹین میں ہوتا تھا, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے تھے, اینڈ پیپل یوزلی ڈو دیٹ. اب سو ان سچویشنز میں اب چونکہ ہم ایک اتنے بڑے پینڈیمک کے بعد واپس نارمل زندگی میں آئے ہیں, ہاؤ کنسرنڈ وی شوڈ بی, اور کتنا کانشیس ہونا پڑے گا, اور ہمیں ہر چیز کو لائٹلی نہیں لینا. پلیز ایز اے ڈاکٹر آپ ہمیں کچھ سجیسٹ کریں. Amila, you're so right about that. ایک تو ہمیں پینڈیمک نے ٹرامیٹائز کر دیا ہے, لیٹس فیس اٹ, کیونکہ ہم سارے لاک ڈاؤن میں چلے گئے, پورا ملک کا جغرافیہ چینج ہو گیا. وی کوڈنٹ ٹریول, ہم ملک سے باہر کیا ایک محلے سے باہر نہیں جا پا رہے تھے. ناٹ ٹو مینشن دا فیکٹ کہ وی لاسٹ اے لاٹ آف لوڈ ونس. تو جس فیملی میں کسی نے دے وینٹ تھرو اٹ اینڈ دے لاسٹ سمبڈی, وہ اگر آپ کو بتائے گا ان کی ہورریفک اسٹوری کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوگی. اس چیز کے بارے میں اچھا پازیٹیو میں یہ رجحان دوں گی, وہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو کچھ بیسک ٹیکنیکس آ گئی کہ انفیکشن سے بچنا کیسے ہے. سو فرسٹ آف آل ماسک. اگر ریسپریٹری انفیکشن ہے تو ماسک آپ کو بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ خود بیمار ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نزلہ, زکام, کھانسی, فلو کی علامات ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے سب کو انفیکٹ کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ ماسک پہنیں. اوائڈ پبلک گیدرنگ جس میں کلوز کنفائنڈ اسپیسیز ہوتی ہیں, تو ایسی شادیوں میں, ایسی جگہوں پہ جانا اوائڈ کریں. ایسے لوگوں سے ملنے سے پرہیز کریں جن کی امیونٹی لو ہے آلریڈی. سو اگر کینسر پیشنٹ ہے فار ایگزامپل, یا بہت چھوٹی عمر کا بچہ یا بیبی ہے, ان سے آپ دور رہیں, ان کو اٹھانے سے گریز کریں, بیکاز دا ریزن بینگ کہ یہ آپ بہت جلدی انہیں دے سکتے ہیں انفیکشن. ہینڈ واشنگ از اندر کامن پریکاشن جو ہر ایک کر سکتا ہے, جس کے لیے کوئی خاص آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. اپنا ہاتھ ریگولرلی دھوئیں, بفور ایٹنگ فوڈ, بفور ڈیلنگ وتھ سم ون, آفٹر یو کم ٹو کسی کا بیمار کو پوچھنے گئے, اس سے واپس آنے کے بعد. یہ چھوٹی موٹی احتیاطی تدابیر سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا روبیہ, اب خدا نہ خواستہ ہم اگر ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں, آپ نے احتیاطی تدابیر تو ہمیں بتا دیں, لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ ہم اب یہ ڈسکشن کریں کہ یہ اٹ مائٹ بی کووڈ,
बच्चों के हवाले से पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न बिकॉज मेरी टीम में भी बच्चे एक उसको प्रॉब्लम हुआ मेरे प्रोड्यूसर के, तो दे वर टेलिंग कि एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं क्योंकि कोविड के अंदर वी डोंट रिकमेंड इट, मोस्टली डॉक्टर्स डोंट। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उस तरह से असर नहीं कर रहा, करना क्या चाहिए अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो पेरेंट्स क्या करें? ब्लड कल्चर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, व्हाट दे नीड टू डू? So the first thing is this जो आपने बोला, and I'm really glad you brought this up. You cannot give antibiotics or viral illnesses. उससे Yeah. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. If anything, आप अपनी इम्यूनिटी खराब करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं. हमारे जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, जिनसे हम रेफर करते हैं केसेस को, मेडिकल रिसोर्स में देयर आर चैप्टर्स ऑन पाकिस्तान एंड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. यानी कि एक अलग टॉपिक है ये. यानी अगर कोई बीमारी है, उसका सारा दुनिया का इलाज वखरा है और पाकिस्तानियों का इलाज वखरा है, बिकॉज हमारी रेजिस्टेंस इतनी सिवियर हो गई है अनफॉर्चुनेटली. सो कीपिंग दैट इन माइंड, देखिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ये समझाती हूँ, अपने घर वालों को भी समझाती हूँ, तिब्बी मुआयने से बेहतर कुछ नहीं होता. सो यू मस्ट सीक हेल्प एंड सी अ गुड जनरल फिजिशियन और अ गुड पीडियाट्रिशियन इफ इट्स अ चाइल्ड. उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो आपको देख के, टच करके, लिसन करके एग्जामिन करता है डॉक्टर, उसकी क्लिनिकल जजमेंट इज फार बेटर देन समबडी जो आपको टेलीफोन पे डील कर रहा है, मैसेज पे डील कर रहा है, या आपने वैसे खुद ही से डिसाइड कर लिया है. तो इसलिए डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अपना एग्जामिनेशन जरूर कराएं. आई ऑलवेज टेल माय जूनियर डॉक्टर्स कि अगर आपने पेशेंट को हाथ नहीं लगाया तो आपने अपने पैसे हलाल नहीं किए. यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट. एंड लास्टली, डोंट गो फॉर अननेसेसरी टेस्ट. हेल्दी यंग पीपल विल ऑलवेज रिकवर फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस बड़े आराम से. प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट औरतों में, एल्डरली में, नॉट वैक्सीनेटेड जो बच्चे होते हैं, कैंसर पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल. एंड वन थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज द फ्लू वैक्सीन. आई थिंक पाकिस्तान में फ्लू वैक्सीनेशन की अवेयरनेस बहुत कम है. सो आई थिंक प्रोग्राम्स लाइक योर्स शुड रियली टेल पीपल कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये फ्लू शॉट्स हम नहीं लगवाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है. एंड आई वांट कि आप इसको थोड़ा सा एड्रेस करें कि इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज कोविड की वैक्सीन के टाइम पे वी हैड टू टेल पीपल अ लॉट ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम्स कि खुदा का नाम है लगवा ले वैक्सीन, इससे कुछ नहीं होगा. पता नहीं क्या हमारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी सारे सिनेरियो के अंदर. तो आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड है, बट फ्लू शॉट्स इज इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स. एज अ डॉक्टर आप प्लीज हमें सजेस्ट करें. फ्लू वैक्सीनेशन इज दी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ओवर द इयर्स लोगों को बचाती है. बाहर के मुल्कों में देयर आर नियरली 1 million पीपल हु आर डाइंग एनुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा फॉर एग्जांपल. फ्लू शॉट्स कॉम्बिनेशन होते हैं. उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, जो पाकिस्तान में WHO ने भी फ्लू शॉट अप्रूव किया है, वो ट्राईवेलेंट वैक्सीन है. यानी वो 3 डिफरेंट स्ट्रेन से आपको प्रोटेक्ट करती है. हर साल फरवरी में WHO हेल्थ वर्कर्स मीट टुगेदर और वो देखते हैं लास्ट ईयर कम से सबसे लीथल स्ट्रेन कौन सा था, और वो फ्लू वैक्सीन का पार्ट बनता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर आपको वो शॉट लग जाता है इन ऑटम, सो सितंबर अक्टूबर टाइम होता है उसका लगवाने का, आप किसी भी फार्मेसी से, किसी भी डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं. दे कैन गेट इट फॉर यू. आपका लोकल जो भी हॉस्पिटल होगा आप उससे बात करें, एंड देन यू आर प्रोटेक्टेड फॉर द होल विंटर. ओह वाओ, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा डॉक्टर जुबिया, इन द एंड हमारे देखने वालों को हमारे प्लेटफॉर्म से आपने भी एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया, और मैं इस पर 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ शोज़ कर चुकी हूँ कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि एक दफ़ा एंटीबायोटिक डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी है तो आप अगली बार जाके बगैर कंसल्ट किए ओवर द काउंटर कहेंगे जी पिछली बार डॉक्टर ने ये दी थी तो अब मैं दोबारा से खुद ही ले लेती हूँ या ले लेता हूँ. सो इसको भी एड्रेस करें, और ये जो वायरल इन्फेक्शन जिनका हम जिक्र करें ये भी प्लीज़ एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि वायरल इन्फेक्शंस में यू कांट टेक एंटीबायोटिक्स. आपकी वायरल इन्फेक्शन, अगर आप गाइडलाइंस पढ़ें, देखिए हर एक के पास इंटरनेट वाला फोन है आजकल, तो हम गलतियां क्यों कर रहे हैं. आप अगर गूगल करें, वायरल इन्फेक्शन के लास्ट अप टू 2 to 3 वीक्स. हम तो 3 दिन के बाद कहते हैं कि उतावले हो जाते हैं कि नहीं 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक देखिए मैं कैसे ठीक होऊंगा. 2 to 3 वीक्स आप अपनी बॉडी को दे हील और रिकवर करने के लिए, आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट हो. एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक हेल्दी, लुक प्रिटी, लुक यंग. ये भूल जाते हैं कि इन सारी चीजों के पीछे ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. एंटीबायोटिक्स विल नॉट मेक यू लुक प्रिटी एंड यंग, सो इफ नथिंग एल्स, ये बात याद रखें. दूसरी बात ये कि हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज नियरली 90% टू मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स. इन यूरोप वी आर स्टिल ट्रीटिंग बैड चेस्ट इन्फेक्शंस विद amoxicillin. In Pakistan, amoxicillin is obsolete now. Yeah.
So you have to remember that you're harming nobody but yourself. कल को खुदा ना खास्ता आपको बैड निमोनिया होता है, आप अस्पताल में दाखिल होते हैं, I have nothing to give you anymore क्योंकि आप सारा कुछ घर पे खा चुके हैं. Exactly. That's very important. Thank you very much, Dr. Zubia. बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त दिया हमें और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. जब जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जी कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो अगर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप हेल्दी हैं तो आप उससे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको ऐसे कोई सिवियर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि इट वुड या इट कैन बी कोविड, तो वो भी ट्रीटेबल है. लेकिन ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल प्लीज़ अवॉइड करें. मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और अगली बार जब वो मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उन पर कोई मेडिसिन असरअंदाज नहीं हो रही होती. सो डॉक्टर रूबिया ने इस हवाले से हमें बता दिया. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हमारे शो में आज बहुत दिनों के बाद एक आवाज़ हमें म्यूज़िकल वॉइस सुनने को मिलेगी. ज़ाहिर है हम वैसे बहुत इंटेंस किस्म की डिस्कशंस करते रहते हैं. आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज़ मौजूद है जो कि शी हैज़ बीन वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया और आजकल पाकिस्तान के अंदर है. बेसिकली ये यूएस बेस्ड हैं लेकिन सिंगिंग करती हैं और बहुत ज़बरदस्त करती हैं. इसके साथ साथ इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें चैरिटी वर्क भी शामिल है. आज हम उनसे इनके इस म्यूज़िकल जर्नी के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ चैरिटी के हवाले से जो ये काम कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे. ज़ुनैरा ज़ुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Half asleep. You are not a morning person. I am. You are? But Okay. not when I'm running on no sleep. Oh, okay, I can totally imagine. So अच्छा ज़ुनैरा हमें बताएं आपका ये जर्नी, म्यूज़िकल जर्नी जी. कब स्टार्ट हुआ? Basically, जब से मैं बहुत छोटी थी, I've always been into music, and it's been like a big passion of mine. تو وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کلچرلی اٹس ناٹ لائک ایکچوئل گول دیٹ یو سیٹ فار یور سیلف کہ آئی ایم گونا بی اے میوزیشین. سو دین لیٹر ان لائف جب ساری پھر ایجوکیشن وغیرہ کمپلیٹ کی اور سب کچھ پھر آئی پرسوڈ اٹ اینڈ been doing it now for 4 years and now starting to kind of go public کہ سب کو پتہ چلے who's the face behind the songs. Lovely. So how's it going? How's the response? Obviously جب آپ اس کو ایک properly pursue کرتے ہیں تو اس کا response بڑا different ہوتا ہے, right? جی بالکل. Basically جو main مجھے feedback ملتا ہے کہ the songs are very catchy. Also they're in different languages like Urdu and English, Punjabi, so English کے ساتھ تھوڑا سا fusion ہے تو everyone's appreciating کیونکہ other people can relate as well. تو جیسے بہت سارے Hispanic, Latin fans ہیں, Arabic fans ہیں, Indian, پاکستانی, Americans. Lovely. اچھا ظنیرہ obviously آپ یو ایس میں رہتی ہیں, you're based there, تو وہاں پر جو میوزک کا ٹیسٹ ہے towards پاکستانی میوزک, right? How's it different? اور آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے از لائک اونلی پاکستانیز یا آپ مختلف لینگویجز میں اگر گانا گا رہی ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ آپ کو سنتے بھی ہوں گے. سو سب سے زیادہ جو اچھا رسپانس آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جی آئی تھنک اچھا رسپانس تو روٹ سے ہی آئے گا نا, بیکاز دا روٹ لینگویج از اردو پنجابی ان دا سانگس. لیکن یہ ہے کہ لیونگ ان امیریکا وہاں پہ یو ہیو پیپل فرام آل نیشنلٹیز. سو جیسے میری بہت سارے عرب فرینڈز ہیں, انڈین فرینڈز ہیں, American friends and they all love my music because ہم بھی بہت سارے گانے سنتے ہیں دوسری لینگویجز میں, وہ سمجھ بھی نہ آئے تو آپ انجوائے کرتے ہو, کوئی بیٹ کو انجوائے کرتا ہے. لیکن وہاں پہ پاکستانی میوزک ہم بیسکلی جو یہاں پہ چلتا ہے ادھر بھی ہم وہی سنتے ہیں. زبردست. تو ابھی آپ ہمیں کچھ سنانے والی ہیں؟ ہاں میں ضرور I would love to listen. کچھ بھی آپ ہمیں سنائیں. This is your mic. Thank you so much. میں آپ کو جو ابھی 3 weeks پہلے گانا ہم نے ریلیز کیا ہے بیبی بیبی کے نام سے, وہ میں آپ کو سناتی ہوں تھوڑا سا. بیبی 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 اے تو کیتا میرا حال, تو توڑ دیتا میرا مان, اے بلی نہ
सजना ऐ होएगा तेरे बिना मैं दिल दिता तेनू तू छड़ दिता मैनू चूंदे जी तू मरिया हुण वेखी तू बेचारिया You broke my heart and threw it all away. You broke my heart and pushed me far away. Baby, 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 baby. मौसम के जैसे तू भी पल में यूं बदला हर वादा और प्यार तेरा सब झूठा निकला अब तू जहाँ भी जाएगा मुझको भूल न पाएगा जब को मिला तुझसा तुझको फिर तू पछताएगा लवली सच अ ब्यूटिफुल वॉइस यू हैव ज़ुनैरा बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी बड़ी सॉफ्ट आपके वोकल्स हैं सो ये you जो so much. पंजाबी इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर राइट इट्स अ जी, जी. ब्लेंड ऑफ Yeah. डिफरेंट लैंग्वेजेस ओके हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सॉन्ग Very good. हाँ दैट्स अमेजिंग So it's been really good. लवली अच्छा ज़रा मुझे ये बताएं आप चैरिटी वर्क भी करती हैं जी मैं थोड़ा charity सा work- उस हवाले से भी हमें बताएं जी ज़रूर मेरे बहुत अच्छे भाई की तरह फ्रेंड हैं His name is Todd Shea and he's actually a white American who came to Pakistan in 2005 जब कश्मीर में earthquake हुई थी Yeah. So it was like he's like a walking angel on earth. He fell in love with the people of Pakistan and उसने तब से पाकिस्तान को अपना घर बना लिया. He's also become a Muslim. तो he comes to America वहाँ पे हम फंड रेजिंग करते हैं उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस रेज करते हैं तो उनकी मैं जो women and children के जो उनके orphanages हैं they're known as House of Blessings. I'm the ambassador for women and children. Because that's a लवली cause dear to my heart. You know, औरतें बहुत स्ट्रगल्स में से गुजरती हैं हमारी सोसाइटी में और आगे से बच्चे सफ़र करते हैं उनकी चॉइसेस की वजह से उनकी मजबूरियों की वजह से तो फिर ये चीज़ मुझे बहुत स्पेशल है मेरे लिए लवली सो जिस चैरिटी वर्क के साथ जाहिर है यूएस के अंदर सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट आई मस्ट से कि वहाँ पर हमारे चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं उनके चैलेंजेस शायद डिफरेंट होंगे सो एज अ विमेन व्हाट डिफरेंस डू यू फील कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं या यहाँ पर जो उनके चैलेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस कितने इम्पॉर्टेंट है एड्रेस किए जाने या दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन देखिए औरत होती है राइट क्योंकि जिस तरह हमारी अपब्रिंगिंग होती है इवन कल्चरली भी आप दूसरे लोगों से मिलें हम सबकी एंड ऑफ द डे वर वुमेन यू नो एंड वी हैव द सेम इश्यूज़ प्रॉब्लम्स अब बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं who are going through divorce. Some of them are educated to the point where they can financially support themselves. Yeah. Some are educated who never pursued their career. तो वो financially dependent है फिर लोग थोड़े से ना stuck हो जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि बहुत से औरतें ऐसी हैं जो जिनके पास कोई होप नहीं है resources नहीं है वहाँ पे तो फिर भी कुछ थोड़ी सी resources हैं but I think when it comes down to being a woman तो आपकी जो इमोशंस होती हैं आपके like आप अपनी फैमिली को देखते हो आप कहते हो कि it's not worth it to break this up and so women will endure the abuse as long as they can on the expense of their own health and their own mental well-being. So this is the sad thing. तो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी औरतों को सहारा दें जिनके हस्बैंड्स या तो विडो जो औरतें विडोज़ हैं या जिनके हस्बैंड्स उनको छोड़ गए हैं या वो ड्रग्स में हैं या अल्कोहल में हैं तो फिर हम उनको बच्चों समेत उस घर में रखते हैं ताकि उनका एक नया फ्यूचर बने और उनको पर्पस दें अगर उनके कोई स्किल्स हैं ऐसे जिनको हम आगे ला सकते हैं तो फिर हम उनको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग योर जॉब इस हवाले से भी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर भी और आपने जिन चैलेंजेस की बात की है दे आर देयर और अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वी कांट इवन इमेजिन कि हम इसको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट कर सकें सो ज़ुनैरा टेल अस अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी क्या प्लान किया हुआ है बिकॉज सिंस यू आर परसुइंग इट अब बहुत डेडिकेशन के साथ आप कर रही हैं क्या प्लान्स है कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं आपके जी एक्चुअली
بہت 3-4 years سے I've been kind of underground, you know, low key. میں اپنی ساری productions اور been working with الحمدللہ some of the top producers in Pakistan. میں نے سرمد غفور کے ساتھ کام کیا جو مولا جٹ کا انہوں نے سارا میوزک بنایا تھا. اس وقت حسن بادشاہ ہیں جو بہت ٹاپ کے پروڈیوسر ہیں پاکستان میں. وہ سب عاطف اسلم, راحت فتح علی, حدیقہ سب کے ساتھ کام کرتے ہیں. خود بھی بہت اچھا گاتے ہیں. سو الحمدللہ یو نو بہت اچھا ایکسپیرینس میرا رہا ہے. بس اب یہ ہے کہ فائنلی میں تھوڑی سی یو نو کیمرہ شائع ہوں. مجھے سوشل میڈیا پہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ میں جا کے باتیں کروں اس طرح, لیکن آئی تھنک وہ تھوڑا سا نا اب آئس بریک ہو گئی ہے. تو سب نے مجھے, میری ٹیم نے مجھے کہا کہ ناؤ اٹس ٹائم. تو I'm here in Pakistan and I've had the, you know, privilege of honor of going on so many wonderful channels in Islamabad and Lahore, and now I'm kind of sharing with, you know, the public who I am and you know why I'm here and stuff. So the journey's been good. اب آگے سے انشاءاللہ ابھی یہ ویڈیو بنی ہے لاسٹ ویک, وہ شوٹ کیا ہے, you know, پھر وہ ریلیز ہوگی اس مہینے کے اینڈ تک ہمارا گول ہے. اس کے بعد پھر میرا ایک اور گانا آ رہا ہے انشاءاللہ. اٹس آلسو اے فیوژن سانگ. I speak Spanish as well. Oh, lovely. So it's going to be in Punjabi and Spanish. Punjabi and Spanish. Yeah, oh wow, it's going to be a great collaboration. Very cool. Lovely, lovely. اچھا ذرا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ مختلف اور ٹاپ کے میوزک پروڈیوسرس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. کوئی ایسا آرٹسٹ, پاکستانی آرٹسٹ you wish to collaborate with? Yeah, I mean بچپن سے میں سنتی آئی ہوں بہت سارے آرٹسٹ کو. I really respect and I love a lot. جیسے حدیقہ کیانی, you know, I love her music. And Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, he's no longer here, but I love Sufi music. Like if you ask me what I really love, I love qawwalis. مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, you know, Sufi songs. But I also love pop, but I'm focusing more on the pop music for now. Okay. And I feel like کہ جب وہ میرا تھوڑا سا ہو جائے گا پھر I can kind of come towards this. So I would love to collaborate. You know, there's artists like حدیقہ کی بات کی میں نے, عاطف اسلم ہے, عاصم اظہر. Yeah, so the sky's the limit. They're all very talented. Definitely. Pakistan has a lot of talent, mashallah. MashaAllah, yeah. We are glad کہ we get to hear a lot of good singers in Pakistan. Yes, ہمارا yes, میوزک کا for جو sure. ٹیسٹ ہے it's kind of good and cool at the same time. اوکے سر, ہمارے پلیٹ فارم سے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ, پاکستانی لوگ, آپ کو فالو کریں, یور انسٹاگرام اور یور یوٹیوب چینل, آپ کا میوزک کہاں پہ سن سکتے ہیں؟ جی ضرور. اس وقت میرا سارا میوزک یو نو اسپاٹیفائی پہ ہے, یوٹیوب, ایپل میوزک, ساؤنڈ کلاؤڈ, آل دا پلیٹفارمز. میرا یوٹیوب کا چینل ہے زنیر ذوالفقار, اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کا بھی ہینڈل ہے زنیر ذوالفقار. سو فالو می. مجھے بتائیں which show you saw me on. This is, you know, I've been doing interviews now for a couple weeks. And send me a message, I'll reply. I'm very friendly. And I'm looking forward to growing in Pakistan. Inshallah, next time I'll be start performing live. Inshallah. Thank you very much, Zanera, Thank you for having me. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, and I wish you very best of luck. لیکن ہم آپ کو ایسے بالکل جانے نہیں دیں گے, اور ہمارا چونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہے, we want you to sing another song for us. تو کچھ بھی آپ سنانا چاہیے؟ ضرور, sure. So I can sing یہ جو میرا پریویس گانا تھا, اس کی بہت you know فن ویڈیو ہے, وہ بھی یوٹیوب پہ ہے, Saturday Night Fever. بلکہ it's the perfect song to dance to at weddings. Oh, lovely. So you guys can check it out. اس کا ایکو بند کروا دوں ایکو؟ اوکے, اس کا ایکو بند کر دیں جی. اوکے ٹھیک ہے. So is it on? Yeah, it's on. Love me like a Saturday night fever, hey, love me like a Saturday night fever. پکڑو میرا ہاتھ, لے چلو ساتھ مجھ کو اونچی فضاؤں میں. پکڑو میرا ہاتھ, لے چلو ساتھ مجھ کو اونچی فضاؤں میں. ایسے رنگ ایسے رنگ ایسے رنگ دکھا یارا. Love me like a Saturday night fever, hey, love me like a Saturday night fever. پہلے پہلے تو میری خوابوں میں آنے لگا, پھر ہولے ہولے تیرا نشہ چھانے لگا. جب دیکھوں تو ہی نظر مجھے آتا ہے, پھر دل چاہتا ہے آسمانوں میں اڑ جاؤ ابھی. Hold on for the ride, close your eyes, let me take you to paradise. ایسے
da. Love me like a Saturday night fever. Hey, love me like a Saturday night fever, baby.